friends, this is Arvind Kumar and I have qualified CSIR NET June 2021 with All India rank 134 in first attempt. So today, due to a very demand of the students, I am recording this session that how I qualified this exam in the first attempt, and that's also you will be surprised when I will speak that I have qualified this exam by a study of only 6 hours. जी हाँ, मैंने बस 6 घंटे पढ़ाई करके ये एग्ज़ाम निकाला है। अगर मैं ऐसा कहता हूँ तो आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा। चलिए बताते हैं कि ये कैसे हुआ। मैं पहले आपको थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दूंगा और थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि कॉमन होती है, जो सबको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, मेरा केस स्पेशल है और मैं उसको आपको अंत में बताऊँगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन है। आप यहाँ पर 2 फोटोज़ देखकर कंफ्यूज मत होइए, ये दोनों मैं ही हूँ, बस मेरे अलग अलग अवतार हैं। ठीक है, मेरा एक लाइफ का मोटो है कि ह्यूमैनिटी को रीस्टोर करना है और इसके लिए मैंने एक हाइपोथेटिकल ऑर्गेनाइजेशन सलीजन को फाउंड किया है। उसका मैंने फाउंडेशन रखा है, हालांकि इसको ऑन ग्राउंड अभी लाना बाकी है। और मुझे मेरे जानने वाले बाल गुरु अरविंद के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक बाल गुरु अरविंद वाला अवतार है, और ये मेरा एकेडमिक फॉर्म है, जबकि ये दोनों के दोनों का काम, लाइफ का मोटो यही है, रिस्टोरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, डजंट मैटर इफ़ इट्स बाय साइंस और इफ़ इट्स बाय फिलॉसफी। सो ये मेरे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, आप इस पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये लिंक्डइन का अकाउंट है, ये ईमेल एड्रेस है मेरा। आपको अगर कुछ क्वेरी हो तो आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मैं अरविंद_सलीजन से हूँ, ट्विटर पे @अरविंद_सलीजन और फेसबुक पर भी सलीजन फाउंडर बालगुरु अरविंद एंड अरविंदिया आर्या नाम से हूँ। ओके, सो मेरे फेसबुक पर ये 2 अकाउंट्स हैं, आप दोनों में से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। अकाउंट्स, ये सोशल मीडिया अकाउंट मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आगे मैं जो बताऊँगा उसमें आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले की एक इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन CSI UGC नेट के बारे में। UGC का मतलब आपको पता होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ये 8 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम लेती है। और CSIR जो होती है वो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होती है, जो कि साइंस सब्जेक्ट्स के लिए नेट का एग्ज़ाम लेती है। कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एक साथ मिल के भी एग्ज़ाम लेते हैं। ठीक है, यानी कि CSIR नेट का ज्वाइंट एग्जाम, जैसे मैंने इस बार जो जून 2021 का एग्ज़ाम दिया वो ज्वाइंट था। इसकी योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी, आप कब ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये दोनों के लिए सेम एलिजिबिलिटी होती है, बस सब्जेक्ट्स का अंतर होता है, UGC ले या फिर CSIR ले। ठीक है, और जब दोनों एक साथ लेते हैं तो दोनों के सब्जेक्ट मर्ज कर जाते हैं, एक साथ ही सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं, आर्ट्स का भी साइंस का भी। तो अब एलिजिबिलिटी में क्या है, तो MSc या BSc लास्ट ईयर। एक्चुअली क्या है कि सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो होता है JRF के लिए वो 3 साल के लिए होता है। तो अगर आप BSc के लास्ट ईयर में भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो 2 साल का MSc करने के बाद तक भी आपके पास कुछ वैलिडिटी बचा रहेगा JRF एक्टिवेट कराने के लिए। तो इसलिए आप अगर BSc में है तो लास्ट ईयर में भी एग्ज़ाम ये दे सकते हैं, लेकिन MSc में है तब तो आपको देना ही चाहिए, चाहे MSc फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो, क्योंकि इसकी वैलिडिटी 3 साल है और आप MSc क्वालिफाई करने तक भी आपके पास वैलिडिटी बची रहेगी। ठीक है, मेरी अभी 4th सेमेस्टर चल रही है और मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्वालिफाई किया है। और मेरे सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अभी मेरे क्वालिफाई होने के बाद भी 2.5 साल तक बची रहेगी। उस दौरान मैं कभी भी एक्टिवेट करा सकता हूँ। एग्ज़ाम का टाइम जो होता है वो 2 बार साल में होता है, जून और दिसंबर में। और एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 2 सर्टिफिकेट मिल सकते हैं, एक LS का, दूसरा JRF का। अगर आपका मार्क्स थोड़ा कम है या फिर कट ऑफ मतलब LS वाले कट ऑफ में है तो आपको LS मिलेगा, यानी लेक्चरशिप का सर्टिफिकेट। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम होता है, यानी एक बार आपने क्वालिफाई कर लिया CSIR UGC नेट तो फिर आपको LS का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और उस सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये है कि उसका इस्तेमाल होता है आपको प्रोफेसर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए एक योग्यता के तौर पे। अगर आप ये LS का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो फिर आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के में एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको लाइफ में कभी ना कभी ये क्वालिफाई करना ही होगा, चाहे आज कीजिए या फिर PhD करने के बाद कीजिए, तभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो अगर आप अभी करते हैं तो फिर आपको LS मिलेगा, और अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है तो आपको JRF मिलेगा। ओके, सो आपको JRF मिलेगा। तो JRF में आपको ये होता है कि ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, आपको PhD करने के लिए इसमें फेलोशिप मिलता है। तो बेसिकली ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स पर इसलिए मिलता है क्योंकि ज़्यादातर लोग JRF के लिए फॉर्म डालते हैं।
क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पसंद है पीएचडी करना, और इसलिए भी क्योंकि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है तो उसके लिए पहले पीएचडी अगर आप किए हैं तो ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा चांसेस होगा सक्सेस का, क्योंकि पीएचडी का लगभग 30 पॉइंट्स काउंट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो इसलिए लोग पहले पीएचडी को तवज्जो देते हैं, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एलएस को तवज्जो देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप एमएससी पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लकी हैं या फिर आपकी बहुत ज़्यादा पहुंच है तभी। तो ज़्यादातर लोग जीआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं, इसलिए जीआरएफ का कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। अगर एक अप्रोक्सीमेट बताऊँ तो जीआरएफ का जनरली आपको 60% के आसपास जाता है, 55 से 60 जनरल के लिए, और एलएस का जो है वो 50 से 55 यानी 5% डाउन रहता है एलएस का। ठीक है, अगर आपने जीआरएफ के लिए अप्लाई किया है तो एलएस ऑटोमेटिक उसमें शामिल होता है, यानी कि आपको एलएस के लिए अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जीआरएफ के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, केवल एलएस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू कैन डू दैट। ठीक है, उसमें ऑप्शन होते हैं, फॉर्म डालते समय आप सिलेक्ट कर सकते हैं केवल एलएस का अप्लाई करने का। तो आप जीआरएफ का भी अप्लाई, हम तो कहेंगे कि आप जीआरएफ का ही अप्लाई कीजिए। अगर जीआरएफ हुआ तो सही, नहीं तो एलएस में आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जीआरएफ के लिए अप्लाई किया था और मुझे जीआरएफ निकला, और जीआरएफ निकलने के साथ एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका जीआरएफ हुआ है तो चूँकि एलएस का उससे कम कट ऑफ है तो ऑटोमेटिकली आपको एलएस का क्वालिफिकेशन मिल जाता है और ऑटोमेटिकली आपको उसका भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। ठीक है, तो ये एलएस और जीआरएफ 2 सर्टिफिकेट आपको ये एग्ज़ाम अगर अच्छे नंबर से आप क्वालिफाई करते हैं तो मिलता है। उसके बाद है फेलोशिप अमाउंट। अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको पहले 2 साल तक 31,000 रुपये फेलोशिप अमाउंट मिलेगा। पीएचडी में एनरोल होने के दिन से ही काउंट होना शुरू हो जाता है। और दूसरा है एसआरएफ, यानी कि जब 2 साल के बाद आप पीएचडी में जो है वो एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप काउंट होने लगता है, और उसमें आपको 35,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसके साथ आपको इसमें शायद 12,000 रुपये आपको मिलेंगे एनुअली स्टेशनरी ये सब के लिए, और इसमें वो डबल यानी 24-25 हज़ार रुपये हो जाते हैं स्टेशनरी ये सब सामान के लिए। वो एनुअल होता है, ठीक है, मंथली नहीं होता है। इसके साथ इसमें कुछ एचआरए भी मिलता है जो कि सिटी टू सिटी वैरी करता है, यानी कि बेस आपका पेमेंट इतना है, बेस पेमेंट आपको 31,000 पर मंथ, और एसआरएफ में मतलब 2 साल बाद आपको मिलने लगा 35,000 पर मंथ। ये एसआरएफ के लिए आपको एग्जाम नहीं देना पड़ता है, आपको बस जीआरएफ का सर्टिफिकेट है, आप टाइम टू टाइम अपडेट कर रहे हैं अपने रिसर्च वर्क को पीएचडी में, तो एसआरएफ में ऑटोमेटिकली 2 साल बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसके लिए एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है लाइफ साइंसेस के लिए। ठीक है, एक्चुअली जो है ये सिलेबस जो है वो CSIR UGC के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट होता है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस होता है। तो मेरा डोमेन है लाइफ साइंसेस, तो इसलिए मैं लाइफ साइंसेस पे फोकस कर रहा हूँ। लाइफ साइंसेस का एग्जाम देने के लिए आपको 13 यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। ये जो है डॉक्यूमेंटेड है, उसके बारे में बताई जा रही है। ठीक है, मतलब कि 13 यूनिट्स आपको कहती है पढ़ने के लिए CSIR। आपको इनमें से सभी के सभी पढ़ने ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, सबके सब पढ़ने ज़रूरी नहीं है। ये 13 यूनिट्स आपको पूरे लाइफ साइंस यानी जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी से है। आपको इसमें से कोई भी कम से कम 6 से 7 भी अगर आपका क्लियर है, क्लियर मतलब 100% क्लियर, ठीक है, तो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मैं दावा करता हूँ, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता कि ये 13 यूनिट्स में 13 यूनिट्स के नाम क्या है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, ये 13 के 13 यूनिट्स के नाम भी मुझे नहीं पता है कि हर एक का क्या क्या नाम है इसमें। हालांकि इनमें जो चीज़ें हैं वो मैं पढ़ा हूँ, लेकिन मैं इस जो CSIR में जो 13 यूनिट्स दिया हुआ है ये यूनिट वाइज मैंने नहीं पढ़ा है। मैंने इनकी सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, लेकिन इसमें क्या जो दिया है इस हिसाब से नहीं। तो आप प्रिपरेशन स्ट्रेटजी मैं अभी बताऊंगा कि कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक 13 टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे CSIR के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ओवरऑल आपने ग्रेजुएशन और MSc में जो पढ़ा है उन्हीं को इसमें डिवाइड किया जाता है। अगर आप बॉटनी से है तो बॉटनी वाले पे फोकस करेंगे, जूलॉजी से है तो जूलॉजी से, या बायोटेक्नोलॉजी है तो बायोटेक्नोलॉजी से। इसमें तीनों के तीनों आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर हम लोग एग्जाम स्ट्रेटजी पे भी आएंगे। एग्जाम पैटर्न आपको ये 3 पार्ट में होता है जो क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा। तो क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एग्जाम हो सकता है। ठीक है, पहले ऑफलाइन होता था, मैंने जब एग्जाम दिया तो वो ऑनलाइन था। तो एग्जाम पैटर्न में आपको सबसे पहले पार्ट ए में क्वेश्चन आता है, फिर पार्ट बी में आता है, फिर पार्ट सी में आता है। पार्ट ए के जो क्वेश्चन होते हैं, ये जो एक्चुअली जो पार्ट्स का डिवीजन है ये आपको CSIR का जब नोटिफिकेशन देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर जो लिखा हूँ पॉइंट्स इनके बारे में, ये मेरे पर्सनल पॉइंट्स है जो मैंने फेस किया एग्जाम के दौरान। ठीक है, कि क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो यहाँ पर जनरल एबिलिटी का पार्ट ए में जनरल एबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं।
और ये लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग होते हैं, बेसिक मैथ होता है, बेसिक साइंस होता है, बेसिक यानी 10th-12th लेवल का, ठीक है। मैथ्स तो जनरली 10th तक का ही होता है जहाँ तक मैंने देखा, 12th का मुझे ज़्यादा मैथ दिखा नहीं। उसके बाद 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं इस पार्ट में, जिसमें से 15 आपको मैक्सिमम अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मार्क्स आपको 15 के ही मिलेंगे। अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करते हैं तो पहले 15 को ही काउंट किया जाता है, ठीक है। उसमें पर क्वेश्चन आपको +2 मार्क्स रहते हैं और नेगेटिव 0.5 का रहता है। पार्ट बी भी आपको +2 और -0.5 ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन का नंबर आपको 50 है और 35 उसमें मैक्सिमम अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। कोई भी 35 अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर 35 से ज़्यादा करते हैं तो पहला 35 ही काउंट होगा। और इसका जो सिलेबस है, ये इसमें पार्ट बी में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको अभी जो सिलेबस बताया गया था इस वाले से आएगा, ठीक है। पार्ट बी और पार्ट सी में इससे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन इसमें एक पार्ट सी से डिफरेंस ये है कि इसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको एक लाइन का क्वेश्चन जनरली होता है, 1 या 2 लाइन का मैक्सिमम क्वेश्चन होगा। तो ये आप एक लाइन में पढ़ के एक नज़र में अगर आपको याद है तो 10 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी जो है ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो कि साइंटिफिक अप्रोच रखते हैं। एक्चुअली आप पीएचडी करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको नया ढूंढना रहता है, यानी कि एक साइंटिफिक मेंटालिटी होना चाहिए आपके पास। तो पार्ट सी में क्या होता है कि इसमें साइंटिफिक माइंड सर्चिंग क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको जो सिलेबस है दिया गया 13 उसी से क्वेश्चन होगा। 75 क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसमें से बस 25 अटैम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम 25। अगर 25 से ज़्यादा करते हैं तो वहीं पहले 25 जो अटैम्प्ट होगा उसको काउंट किया जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ रिमार्केबल है और वो है कि ये 4 नंबर का पर क्वेश्चन होता है, जिसमें से एक नेगेटिव होता है गलत करते हैं तो। इसका फ़ायदा ये है कि 25 क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं और 4 नंबर का है तो 25 × 4 तो आपको 100 नंबर इसी से मिल जाते हैं। 50% मार्क्स जो है वो पार्ट सी कवर करता है केवल, ठीक है। पार्ट सी 50% मार्क्स कवर करता है। तो अगर आपका पार्ट सी पर पकड़ है तो फिर आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं जेआरएफ को, इजीली, ठीक है। पार्ट सी पर पकड़ होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो पार्ट सी पर पकड़ होने के लिए आपको बस अपने मेंटल एबिलिटी को इम्प्रूव करना होगा, यानी कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उससे आप कंक्लूजन निकाल सके। दैट्स ऑल मैटर फॉर पार्ट सी। आपको इसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी पावर की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी केस बताऊं तो मेरा पार्ट बी गोल है, ठीक है। पार्ट बी में मैंने बस 70 परसेंटाइल ही स्कोर कर पाया हूं, ठीक है। और ये पूरी की पूरी मेमोरी बेस्ड होती है, तो इसलिए और मेमोरी के लिए आपको रिवीजन करने की बार बार ज़रूरत होती है। और मेरा है कि मुझे इसके अलावा CSIR के लिए प्रिपरेशन के अलावा और भी काम थे। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में देखा कि मैंने UPSC CDS भी क्वालिफाई किया है, तो मैं थोड़ा सा उस तरफ भी अपना रुख रखता हूँ, तो इसलिए मैं इसका रिवीजन बार बार नहीं कर पाता। तो जब बार बार आप रिवीजन नहीं करिएगा तो सिंपल सी बात है कि चीज़ें आपके दिमाग से निकलेंगी, और चीज़ें दिमाग से निकलेंगी इसका मतलब मेमोरी लॉस होगा और फिर उसके बाद पार्ट भी आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास पूरी तरह से आप डेडिकेटेड है इसके लिए, JRF के लिए, और आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं तो आप पार्ट बी अच्छे से कर सकते हैं। और पार्ट बी 70 नंबर का है, ये भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट होता है, ठीक है। 70 नंबर का, ये तो पार्ट ए में बस 30 नंबर है। अगर ये जनरल चीज़ें हैं, आप इस पर फोकस नहीं भी करें तभी 30 में से 20 आ ही जाएगा आपको। लेकिन पार्ट बी जो है इस पे आप अगर फोकस करें तो अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। पार्ट सी जो है ये हालांकि सबका नहीं होता है उतना ठीक ठाक, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और वो रीजनिंग करके दिए गए इन्फॉर्मेशन से आपको कंक्लूजन निकालना होता है। तो ये कंक्लूजन निकालने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग होता है। तो बहुत सारे लोग गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं और इसलिए नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा उठा लेते हैं। मेरा पार्ट सी मजबूत था लकीली, और इसलिए मैं इस एग्ज़ाम को इजीली क्वालिफाई कर पाया। क्योंकि पार्ट सी मजबूत होने का मतलब आपको इसमें टाइम देने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, टाइम देना पड़ता है रटने के लिए। और आपको अगर ज़्यादा रटने की आपको अगर पार्ट सी मजबूत है तो पार्ट बी पर फोकस नहीं भी करें तब भी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। टॉप करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्वालिफाई करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिवीज़न है क्वेश्चन पैटर्न का। नेक्स्ट आगे में देखते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। ये इधर जो एक फ़ोटो लगाया गया है इस पर पहले आप फोकस कीजिए। इसमें आपको बहुत सारा लिखा हुआ दिख रहा होगा, उतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब बस ये देखिए कि ऊपर यहाँ पर राइट साइड में राइट साइड अपर साइड में यहाँ ट्रेंड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ ट्रेंड जो लिखा हुआ है इस पर, तो ट्रेंड के नीचे पहले कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है क्लियरली विजिबल नहीं हो। मैंने यहाँ पर बस ये लिखा था कि कितने स्टूडेंट वॉल्यूम है, ठीक है। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 18 अक्टूबर 2021 को, मैंने सबसे पहले सोचा कि मैं CSIR एग्ज़ाम दूंगा, ठीक है। और जब मैंने सोचा तो मैंने ये ओवरऑल इसका ट्रेंड देखा। पहले ट्रेंड देखा कि आखिर जो लाइफ साइंस है या फिर अदर जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि अर्थ साइंस, केमिकल साइंस, मैथ, फिजिकल साइंसेस, लाइफ साइंसेस, इन सब में कितने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है।
हर टर्म में कितने स्टूडेंट फॉर्म डालते हैं, कितने एपियर होते हैं उनमें से, और उसमें भी जीआरएफ के लिए कितने फॉर्म डालते हैं, कितने एपियर होते हैं, लेक्चरर के लिए कितने डालते हैं, कितने एपियर होते हैं, उसमें भी ओबीसी और जनरल। मेरा ओबीसी कैटेगरी है इसलिए मैं ओबीसी का लिया हूँ। अगर आपका एससी एसटी ईबीसी ईडब्ल्यूएस कुछ है तो आप उसको ले, लेकिन जनरल आप हमेशा अपने साथ लेकर चले, एक जनरल मार्किंग को, ठीक है। तो जनरल का और ओबीसी का मैंने ये स्टूडेंट वॉल्यूम देखा, कितने लोग फॉर्म डालते हैं, कितने लोग एपियर होते हैं, ठीक है। इससे मुझे ये एक आइडिया लगा कि आखिर भीड़ कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एनालाइज द काओस, पहले भीड़ को एनालाइज करो कि भीड़ आखिर कितनी है एग्जाम में, ताकि आपको कम से कम ये तो पता चले कि हम कितने लोगों से फाइट करने जा रहे हैं, मेरी पोजीशन क्या होगी उसमें, ठीक है। तो आपको डर थोड़ा कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये लेक्चरर के लिए लगभग 31,000 लोगों ने फॉर्म डाला था जून 2020 में, और उसमें से 17,000 के करीब एपियर हुए थे। जीआरएफ के लिए लगभग 66,000 लोगों ने फॉर्म डाला और 47,000 लोग एपियर हुए, ठीक है। तो ये ओवरऑल है, ओबीसी और जनरल का अलग अलग नहीं है, ये सब के सब कैटेगरी का है। तो आपको जनरली अगर देखा जाए तो जीआरएफ का अगर आप फॉर्म डालते हैं तो 66,000 लोगों में फाइट करना है, और 66,000 लोगों में से 2,000 लोगों को लगभग हर साल जीआरएफ दिया ही जाता है, ठीक है। ये 66,000 लोगों ने फॉर्म डाला था, लेकिन 47,000 लोगों ने एपियर हुआ, तो 47,000 लोगों से एक्चुअली आपको फाइट करना है। तो 47,000 लोगों में से 2,000 लोग को लगभग जीआरएफ मिल जाता है, और 2,000 लोगों का मतलब ओके। नेक्स्ट आपको देखना है ट्रेंड्स के बाद कि कट ऑफ क्या जा रहा है एग्जाम का, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में आप अभी किस स्टेज पे है। आपने ऑलरेडी बीएससी किया हुआ है, एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो फिर आपका भी तो कुछ ना कुछ तैयारी ऑलरेडी होगा। तो वो तैयारी आप नापेंगे खुद से, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कट ऑफ जा कितना रहा है। तो मैंने यहाँ पर कट ऑफ का एक लिस्ट के पूरा निकाला है, पिछले 5 टर्म का मैंने कट ऑफ लिखा है। जैसे कि यहाँ जून 2020 में परसेंटाइल दिया था, उसका दिसंबर 2019 में यहाँ परसेंटेज दिया है। मैंने ओबीसी जनरल का, जीआरएफ और एलएस का लिखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे इतने से ही मतलब था। जीआरएफ या तो जीआरएफ हो सकता है या एलएस हो सकता है। अब जीआरएफ में भी ओबीसी या जनरल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर एक टेबल 4 खानों का बना रखा है, और पुनेट स्क्वायर जैसा समथिंग, और उसमें आपको ओबीसी और जनरल का और जीआरएफ एलएस का दिया है। यहाँ पर मैंने इसको रेड मार्क कर रखा है, इसका मतलब 45.25% जो था जीआरएफ का ओबीसी के लिए दिसंबर 2019 में था। अब मैं क्या करूँगा इसका कि ये मेरा टारगेट हो गया कि उस एग्ज़ाम में दिसंबर 2019 के पेपर में 45.25 जो है वो आपको कट ऑफ गया था, सॉरी। अब मैं क्या करूँगा कि इस साल का क्वेश्चन पेपर उठाऊँगा और खुद से उसको सॉल्व करूँगा और देखूँगा कि मेरा इतना आ रहा है कि नहीं, ठीक है। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मेरा आया था 59%। एग्जाम मोड में एकदम सॉल्व किया इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके वेबसाइट से, और मेरा आया था 59% बिना किसी तैयारी के, ठीक है। बिना किसी तैयारी के मेरा इतना आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तैयारी नहीं की थी, मैंने कोई प्रॉपर तैयारी इसके लिए नहीं की थी। मैंने क्या तैयारी की थी वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये 59% इसका आ गया, इसका मतलब कि मैं उस साल सेलेक्ट हो गया। अब एक साल सेलेक्ट होने का मतलब ये नहीं एक साल के पेपर में आपके मार्क्स आ जा रहे हैं कि आप हर साल आ जाइएगा या फिर जो रियल एग्जाम होगा उसमें आप आ जाइएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए रेपिटेटिव टेस्ट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया कि मैं लगभग 5 साल का, पिछले 5 साल का मैंने क्वेश्चन पेपर उठाया और सबको एक एक करके सॉल्व किया। एक्चुअली क्या होता है कि मैं इसको प्रिपरेशन के लिए टाइम दे नहीं पा रहा था। तो फिर जब मुझे लग रहा था कि अरे एग्ज़ाम आ रहा है, 2 महीने एग्ज़ाम के बचे हैं और मेरा कुछ भी तैयारी नहीं है, तो मैं क्या करता था कि एक पेपर उठाता था पिछले साल पूछा हुआ कोई, और उसको सॉल्व करता था 3 घंटे में बैठ के। फिर उसको मैं उस साल के कट ऑफ से मैच करता था। मेरा जो मार्क्स आया है वो कट ऑफ से ज़्यादा है, इसका मतलब मैं सेफ जोन में हूँ, डर थोड़ा कम हो जाता था, ठीक है। और इस तरह से मुझे जब भी डर लगा मैं एक पेपर उठाया, मैं बनाया, और इस तरह करते करते एग्ज़ाम आ गया था। मुझे प्रिपरेशन के लिए कुछ ज़्यादा ना टाइम मिला और ना मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि हर बार मेरे कट ऑफ से ज़्यादा आ जा रहे थे। एक बार भी ऐसा हुआ नहीं किसी भी पेपर में कि मेरा उस साल के कट ऑफ से कम हुआ। हर बार मैं अलग अलग साल का क्वेश्चन बनाता था और हर बार कट ऑफ से ज़्यादा मेरा आता था। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर 2019 में जो परसेंटेज में दिया गया था 45.25, तो इसमें मेरा 59 आया था। जून 2019 में 43.75 था, तो इसमें 45.5% मेरा आया था, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर जून 2018 में 46% था और मेरा यहाँ पर ब्लर हो गया, थोड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन लगभग 51% शायद आया था, ठीक है। तो जितना भी मैंने एग्ज़ाम दिया सब में मैंने क्वालिफाई किया। जो मैं पहला एग्ज़ाम दिया था ये मैंने आपको बता दिया कि पहले भीड़ को पता करो कि कट ऑफ क्या है,
ट्रेंड क्या चल रहा है, कितने स्टूडेंट फॉर्म डाल रहे हैं। दूसरा है कि अब खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ पे हो उस भीड़ में, ठीक है। तो ये है डे 1 का काम। जब आप CSIR तैयारी करने की सोचते हैं तभी ये काम करना होता है, ये दोनों डे 1 का काम है ये। इसमें आप क्या करते हो कि पहले तो भीड़ पता कर लिए, 10 मिनट का काम है। उसके बाद 3 घंटे बैठ के आपको एक टेस्ट देना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, किसी भी साल का उठाओ जिसमें परसेंटेज में जिसका कट ऑफ अवेलेबल हो वेबसाइट पे, और उसका टेस्ट दो आप। जब आप टेस्ट दोगे तो उसमें कुछ आपके मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स को आप उस साल के कट ऑफ से कंपेयर करो, ठीक है। उस साल के कट ऑफ से कंपेयर करो और फिर देखो कि आप पास कर रहे हो या नहीं। अगर पास कर रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, यू नीड नॉट मच मोर प्रिपरेशन, बस सेफ मोड में रहने के लिए थोड़ा सा रिवीजन चाहिए आपको। लेकिन अगर आपका कट ऑफ कम जा रहा है, कट ऑफ से कम आ रहा है आपका उस साल के कट ऑफ से, तो इसका मतलब आपको तैयारी की ज़रूरत है। आप कंपेयर करोगे कट ऑफ से अपने मार्क्स को। उसके बाद अपने इस फेज में क्या करोगे कि आपका मार्क्स कम आया या ज़्यादा आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको अगर कम आया है तो ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा आया है तो थोड़ा बहुत पॉलिश करने की ज़रूरत है, बस इतना ही काम का है। लेकिन इस चीज़ से आपको मेन आज के टेस्ट से ये निकालना है, जो डे 1 का आपका टेस्ट होगा उसका मेन कंक्लूजन ये होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये टेस्ट दिया और मैंने ये मार्क्स पता किया, ठीक है। मेरे मार्क्स है 91/200, मतलब 45%। मैं क्वालिफाई हो गया, लेकिन जस्ट अबव द कट ऑफ है, मुझे प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि मैं पता करूँगा कि आखिर मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए। पार्ट सी में मुझे 100 में से 50 आए थे, पार्ट बी में 70 में से 17 आए थे, 2 पुअर। उसके बाद पार्ट ए में 30 में से 25.5 आए थे, या 23.5 है, 12 24 और 23.5 आए थे। यानी कि मेरा पार्ट ए में सबसे ज़्यादा करेक्ट हुआ था, रिलेटिवली सबसे ज़्यादा करेक्ट है, सॉरी, पार्ट ए में सबसे ज़्यादा करेक्ट है। पार्ट बी में मेरा सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट हुआ है, ठीक है। और पार्ट सी जो है वो मेरा एवरेज है, ठीक है। यानी कि पार्ट सी जो है वो बिना तैयारी के अगर 50 नंबर आ रहा है 100 में, तो ये इट्स गुड, ओके। सो मैंने क्या किया कि इस बेस पे जब रियल एग्ज़ाम में जब मैं अटेम्प्ट करूँगा तो फिर मैं किस पार्ट को पहले बनाऊँगा, ये मेरा प्रायोरिटी पहले से सेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है और क्वेश्चन ज़्यादा होता है। और खासकर आपको पार्ट सी में 75 में से 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, और क्वेश्चन सिलेक्ट करने के लिए आपको पढ़ने तो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनमें से 25 अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है और उनमें से सेलेक्ट करके आपको आंसर देना है। तो टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया कि मैं सबसे ज़्यादा पहले एक्यूरेसी पे फोकस किया, किस पार्ट में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेरा जा रहा है, नेगेटिव सबसे कम किस में जा रहा है। देन मैंने देखा कि मैक्सिमम मार्क्स मेरा किस में उठ रहा है एंड मिनिमम टाइम किस में ले रहा है। इन तीनों चीज़ को ध्यान में रख के आप अपने पार्ट्स को प्रायोरिटाइज करो। मैंने क्या किया कि मेरा सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी और उसके रिलेटिवली ज़्यादातर मार्क्स और कम टाइम, ये मेरा पार्ट ए में आ रहा था। मैंने पार्ट ए को प्रायोरिटी दिया, ठीक है। पार्ट बी में मेरा सबसे कम मार्क्स था, ठीक है, और ज़्यादा टाइम लेता है, मेरे हिसाब से वो ज़्यादा टाइम लिया मेरे लिए, और एक्यूरेसी कम था, तो उसको मैंने लास्ट में डाला। फिर बीच में मैंने बचे हुए सी को डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने अपना प्रायोरिटी पहले सेट किया एग्जाम में, जो जिस ऑर्डर में मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, और सेम टू सेम प्रायोरिटी मैंने एग्जाम में भी ट्राई किया, जिस ऑर्डर में मैंने इसी ऑर्डर में। अब इसके बाद जितने भी मैंने टेस्ट पे दिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए, इसी ऑर्डर में मैंने बनाया, और इसीलिए मेरा मार्क्स जो है हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इम्प्रूव करता गया, ठीक है। ये जो दिया था ये बिना किसी प्रिपरेशन के ऐसे ही बैठ के दे दिया था, लेकिन इसमें भी कट ऑफ ऊपर आया। लेकिन इसके बाद जो मैंने दिया वो इससे मुझे पता चल गया कि कौन सा पार्ट मेरा मजबूत है, ठीक है। और उसके बाद इस ऑर्डर में मैंने हर एक एग्जाम दिए, रियल एग्जाम भी इसी ऑर्डर में दिया, और इसलिए रिलेटिवली जो मतलब बेतरतीब तरीके से अगर ABC या BCA कुछ भी आप बना दें, उस तरीके से ज़्यादा मार्क्स आप थोड़ा सा खुद को एनालिसिस करके अगर एग्जाम में बैठे तो ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ऑर्डर सेट किया है। नेक्स्ट है आपको कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। कट ऑफ आपका जा रहा है 50 to 60, तो अगर 60 मैक्सिमम जा रहा है, अभी तक कट ऑफ कभी भी 60 से एबव नहीं गया है, तो अगर आप 60 मैक्सिमम कट ऑफ रखते हैं, मैक्सिमम टारगेट रखते हैं, तो दैट्स गुड फॉर टू क्वालिफाई, ठीक है। क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी है। अब आप क्या करें कि जैसे मैंने 60% टारगेट रखा, 60% टारगेट रखने का मतलब पार्ट ABC तीनों में 60% एटलीस्ट आपको करना होगा। अगर आप 80% अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन का, तो 60% आना चाहिए, क्योंकि निगेटिव है तो आप सब नहीं अटेम्प्ट कर सकते। नेक्स्ट है कि 60% के लिए पार्ट ए में आपको 15 क्वेश्चन बनाने हैं, 10 क्वेश्चन बना लीजिए कम से कम। बी में आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें से कम 20 क्वेश्चन बना लीजिए। और सी में
आपको 25 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें से कम 15 बना लीजिए, आपको 60% स्कोर हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अगर आप 60% लेके चलते हैं तो 55 तो आप कर ही लेंगे, ठीक है, अगर आपने सीरियसली किया तो ये मेरा मिनिमम एक क्वालिफिकेशन टारगेट था। आप ऐसे अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के कट ऑफ के हिसाब से और अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग टारगेट बना के अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो ये था प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी कि प्रिपेयर कैसे करें। सबसे पहले आपको भीड़ को एनालिसिस करना है, फिर खुद को एनालिसिस करना है, जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ से स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए। बेसिकली मैं बताऊँ तो आपको कहीं से कुछ स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने बीएससी एमएससी में जो पढ़ा है वो काफ़ी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किसी लाइफ साइंसेज से ना करके लाइफ साइंस के किसी एक पार्ट से, जैसे कि जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी से किया है, तो इसका मतलब है कि आप जो है थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर एज हो लाइफ साइंस से आपका ग्रेजुएशन और मास्टर्स है तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ग्रेजुएशन बायोटेक्नोलॉजी से और एमएससी जूलॉजी से मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए एक एडवांटेज था कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चंस दोनों पकड़ा गए, बस बॉटनी का थोड़ा सा रह गया। तो उतना वो बॉटनी का अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट में भी है, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक से भी है, तो भी आप उतना से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको कोई भी 25 ऐसा मिल ही जाएगा जो आपके स्ट्रीम का होगा। पार्ट बी में भी 50 में 35 करने हैं, तो उसमें बस आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है किसी दूसरे स्ट्रीम के क्वेश्चन, यानी कि अगर आप बायोटेक से है तो बॉटनी, जूलॉजी का भी अटैम्प्ट लेना पड़ सकता है। और पार्ट ए में आपको किसी बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक किसी का भी हो, वो तो जनरल है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर एक ओवरऑल कहा जाए तो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए आप ग्रेजुएशन के लाइफ साइंस सब्जेक्ट में से किसी एक का सिंसियरली पढ़ाई किए हैं तो काफ़ी है। अगर आपको थोड़ा बेटर रैंक चाहिए तो लाइफ साइंस का ही, ग्रेजुएशन लेवल का ही तीनों के तीनों का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, या तीनों नहीं तो कम से कम कोई दो तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप किसी एक सब्जेक्ट से अगर आपका है ग्रेजुएशन या एमएससी, तो आप बाकी सब्जेक्ट्स के नोट्स को उठा सकते हैं, टेलीग्राम पे मिल जाता है, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वहाँ पे मिल जाता है। इस पर मैं एक अलग बना भी दूंगा वीडियो एक और, ठीक है, कि कहाँ से नोट्स आपको फ्री में मिल सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक्स आप जो ग्रेजुएशन में पढ़े ही होंगे उससे भी आप ले सकते हैं, या पीडीएफ भी अवेलेबल रहता है स्टैंडर्ड बुक्स का। पीडीएफ ड्राइव करके एक वेबसाइट है, वहाँ पे फ्री में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा इस चीज़ के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज बनाऊँ जीआरएफ के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि आप बेटर स्कोर कर पाए। और ये जो सीरीज होगा मेरा वीडियोज़ का, वो एक फ्री एकेडमी चैनल जिसका मैं को फाउंडर हूँ, एंड पीसीएमबी रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल, इसका मैं फाउंडर हूँ। ये दोनों पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहे तो अभी तो मैंने शुरू नहीं किया है, लेकिन कमिंग वीक में मैं शुरू करने वाला हूँ, तो ये दोनों चैनल पे भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद किसी यूट्यूब चैनल से, किसी फ्री वेबसाइट या किसी नोट से मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने सेल्फ स्टडी करके जो मैंने ग्रेजुएशन और एमएससी में पढ़ा था उसी का रिवीजन कर करके मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। इसलिए मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हथियार मांगता हूँ सेल्फ स्टडी को। तो इसलिए आपको मैंने यहाँ पर एक सेपरेट पॉइंट दे दिया है कि सेल्फ स्टडी जो है सफिशियंट है आपको बेटर रैंक पाने के लिए भी। मेरा रैंक 134 है, एंड मुझे नहीं लगता कि ये कोई ख़राब रैंक है, ठीक है। 134 रैंक इज़ अ बेटर रैंक, और मुझे इसको और बेटर करने के लिए मैं हो सकता है कि इस बार का भी एग्ज़ाम दूँ। नेक्स्ट है, अगर आपको रैंक अंडर 10 चाहिए, ठीक है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नाम कमानी है या ज़्यादा फेलोशिप उठाना है, मतलब कि टॉप 2% को कुछ डबल फेलोशिप मिलता है, एक और एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आपको रैंक अंडर 10 रैंक लानी है तो आपको फिर मास्टर्स लेवल के पूरे लाइफ साइंस का प्रिपरेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, आपको बहुत ही रिग्रेस से स्टडी करनी पड़ेगी। ये एक तरह से टॉप करना है, अंडर 10 मतलब टॉप 10 में आपको आना है, तो ऑब्वियस है कि आपको बहुत सारा पढ़ाई करना पड़ेगा और रिग्रेस स्टडी करना पड़ेगा। आप इसमें भी अगर एमएससी और ग्रेजुएशन आपका सही से है तो उनकी रिवीजन कर करके रिग्रेस सेल्फ स्टडी करके आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यही करने वाला हूँ, ठीक है। मैं कहीं से कोई कोचिंग और ये नहीं लेने जा रहा, मैं यही करूँगा और फिर मेरा टारगेट यही रहेगा, अगला टारगेट। चलिए नेक्स्ट है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें। ये तो एक तरह से बहुत ही बड़ा सवाल है, सबके लिए लाइफ में होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ मैंने जो नोटिस किया है, अपने लाइफ में यूज़ किया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कि आपको अपने डेली वर्क्स को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। जो काम आपके लिए ज़रूरी है उसको टॉप पे रखिए, और जो काम आपके लिए कम ज़रूरी है उसको उसी ऑर्डर में नीचे रखिए।
जो ज़रूरी है उसके लिए ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, जो कम ज़रूरी है उसके लिए कम टाइम, ये तो सबको पता है। ये हम आपको टाइम मैनेजमेंट का 2 घंटे का लेक्चर दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो कोई इफेक्टिव नहीं होता है। 2 मिनट के लिए वो आपको लेक्चर ख़त्म होते ही वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो जो प्रैक्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल यही है कि आपको अपने कामों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है उसको टॉप पे रखना पड़ेगा। और आप चूँकि जीआरएफ के लिए वीडियो देख रहे हैं, जीआरएफ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप जीआरएफ को टॉप पे रखिए। लेकिन कैसे रखेंगे, इतना आसान तो है नहीं, आपको और भी ज़रूरी काम हो जाएंगे घर में, है कि नहीं। तो इस वास्तव में बात यह है कि हम जो करना चाहते हैं वो टॉप पे रख नहीं पाते हैं। एक्चुअली ये सारा का सारा माइंड का खेल है। अगर आप अपने माइंड को ये यकीन दिला पाएँ कि जीआरएफ को टॉप पे प्रायोरिटी दो, तो फिर आप सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बुक में, नोट्स में, कहीं दीवार पे चिपका के रख लेंगे, अपने फ़ोन के स्क्रीन पर भी लॉक स्क्रीन पर भी आप रख लेंगे लिख कर कि मुझे जीआरएफ निकालना है, जीआरएफ को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, लेकिन आप उसको उतना टाइम नहीं दे पाएंगे अगर आपके दिमाग में ये नहीं सेट है कि जीआरएफ टॉप प्रायोरिटी पे है, ठीक है। तो आपको पहले अपने दिमाग में ये सेट करना पड़ेगा कि जीआरएफ टॉप प्रायोरिटी पे है, तब जाके आपको उसके लिए आप ज़्यादा टाइम देंगे। लिखने से पेपर पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस चीज़ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और जब माइंड की बात आती है तो माइंड कंट्रोल की बात आती है, एंड माइंड कंट्रोल करने के लिए आपको या तो खुद आप सफिशिएंट है तो कीजिए, नहीं तो आप मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बताया था कि मेरा एक फॉर्म जो है बाल गुरु अरविंद से नाम से भी है, तो मैं उस फॉर्म में आपको वहाँ सोशल मीडिया अकाउंट पर मिलूँगा और आपको कैसे माइंड कंट्रोल किया जाता है ये मैं आपको बता दूँगा। वहाँ पे बहुत सारे मेरे पहले से पोस्ट पड़े हुए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू जरूरी है। टेस्ट सीरीज ले या पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं तो कहूँगा कि आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास पैसे हो। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ, क्लियरली कहता हूँ, टेस्ट सीरीज की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज जो होता है वो एक्चुअल में किसी ऐसे आदमी के द्वारा बनाया जाता है जो कि उस एजेंसी में नहीं है जो आपकी एग्ज़ाम ले रही है, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन का लेवल और जो ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसके लेवल बिल्कुल ही अलग तो नहीं है, लेकिन ज़रूर अलग होंगे। हो सकता है कि आप टेस्ट सीरीज में जो बना के जाए उस तरह के क्वेश्चन नहीं आए, उस तरह टेस्ट सीरीज में सुलझे हुए क्वेश्चन है और रियल एग्जाम में उलझे हुए क्वेश्चन और बड़े बड़े क्वेश्चन आ गए, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि टेस्ट सीरीज काम नहीं किया। क्यों ना आप केवल पीवाईक्यू पर ही फोकस करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे पढ़े हुए हैं, उसी एजेंसी ने, जो एजेंसी आपका एग्जाम लेगी वही एजेंसी आपका पहले से क्वेश्चन पूछी हुई है पिछले साल की, उन क्वेश्चंस को आप उठाओ, मार्केट से आप खरीद सकते हो या फिर टेलीग्राम से उठा सकते हो, वेबसाइट से उठा सकते हो। पिछले 5 बार का तो आपको CSIR के वेबसाइट पर ही मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के क्यों नहीं अटेम्प्ट लोगे, जो कि टेस्ट सीरीज की तरह ही आपको काम आएगा। बस यही है कि आपको खुद के ही बल पे देना पड़ेगा, खुद के माइंड को कंट्रोल करके 3 घंटे बैठकर एक जगह पे देना पड़ेगा। कट ऑफ पड़े हुए हैं आपके पिछले, जो कि रियल एग्जाम कट ऑफ है, रियल नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ने उसमें अपीयर हुआ था, तो उनसे डायरेक्ट आप कंपेयर करके खुद को पता कर सकते हैं कि मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ। तो मैं तो कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए रादर दैन टेस्ट सीरीज, किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज। मैंने यही किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास जितने अवेलेबल थे मैंने सब बना दिया, ठीक है। और इसलिए मैं इतना आश्वस्त था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के, क्योंकि रियल एग्जाम जो हुआ था उसके कट ऑफ से मैं मैच कर रहा था। मैं किसी टेस्ट सीरीज जो कि 5000 10,000 स्टूडेंट के बीच होता है उनके कट ऑफ से खुद को एनालाइज नहीं कर रहा था। अगर आप कोई टेस्ट सीरीज देते हैं, 5000 10,000 स्टूडेंट में टॉप भी आ जाते हैं, तो फिर आप क्या गारंटी है कि रियल एग्जाम जो कि 60,000 लोगों के बीच होगा उसमें आप स्कोर कर पाएंगे, या फिर आप जिस तरह के क्वेश्चन उस टेस्ट सीरीज वाले इंस्टीट्यूशन के यहाँ बनाए हैं उसी तरह के क्वेश्चन CSI आपसे पूछेगा। लेकिन ये दोनों आपको मिल सकता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो कट ऑफ होते हैं वो 50-60 हज़ार लोगों के बीच बने होते हैं। आप रियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से खुद को कंपेयर कर लेंगे, और जिस एजेंसी ने आपका एग्ज़ाम ले रहा है उसी ने ये क्वेश्चन बनाया होता है। तो आप खुद जो उसमें परफॉर्मेंस देंगे वो परफॉर्मेंस आपका रियल परफॉर्मेंस होगा, और फिर आपको डाउट नहीं रहेगा कि अरे हम पता नहीं रियल एग्जाम में इतना कर पाएंगे कि नहीं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाकर एबोव कट ऑफ आ रहे हैं, इसका मतलब रियल एग्जाम में आप एबोव कट ऑफ आएंगे, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही फोकस कीजिए टेस्ट सीरीज से ज़्यादा। आपके पास पैसे हैं तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, हम इसको मना नहीं करते हैं। ये मेरे कुछ अटैम्प्टेड पेपर्स है जो कि मैंने टेस्ट सीरीज के लिए अटैम्प्ट किया था। जब मैंने टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ये देखिए आप यहाँ पे जून 2019 का ये क्वेश्चन का मैंने अटैम्प्ट लिया था, ठीक है। और यहाँ पर मेरा मैक्सिमम 15 से 20 जो है आपको
कुछ 20 में से 15 बनाना है, ये मैं लिख लिया था, जिसमें से मिनिमम मैंने टारगेट रखा था कि 10 बनाना है 60% के हिसाब से, और मैंने 13 का आंसर दिया था। ठीक है, मिनिमम 10 है लेकिन 13 का मैंने आंसर दिया था पार्ट ए में। फिर पार्ट बी में मैंने 20 टारगेट रखा और इसमें 20 ही आंसर दिया, क्योंकि ये मेरा लास्ट प्रायोरिटी था। पार्ट बी मैं लास्ट में बनाता हूँ, तो जितना टाइम बचा रहता है उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको देता हूँ। फिर पार्ट सी जो है, इसमें मैंने 15 टारगेट रखे, लेकिन 25 के 25 मैंने बनाए, जो जितने बनाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये मेरा सेकेंड प्रायोरिटी था और इसमें मुझे सारा अटेम्प्ट लेना था, यही मेरा स्कोरिंग था। यही सेम का सेम मैंने ऑर्डर फॉलो किया है बाकी सब में। ये दिसंबर 2018 का मैंने बनाया था, ये जून 2020 का मैंने बनाया था, दिसंबर 2019 का। फिर उसके बाद अब है कि फ्यूचर इन दिस फील्ड, अर्थात अगर आप JRF निकाल भी लेते हैं, PhD कर भी लेते हैं, तो आपको इससे मिलेगा क्या? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मतलब कि लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए आखिर आप PhD करने जा रहे हैं, आपको सेल्फ सस्टेनिंग होना चाहिए। सेल्फ सस्टेनिंग आपको 5 साल के लिए JRF बना देगी। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन 5 साल के बाद क्या? 5 साल के बाद PhD के बाद आपको क्या करना है? तो PhD के बाद सबसे पहले आपके सामने प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर का ऑप्शन आता है, जो कि सबके दिमाग में रहता है। इसके अलावा आप इंडिया या फॉरेन से पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज और अदर वैकेंसीज भी होती हैं। उसके अलावा प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी आप काम कर सकते हैं, रिसर्च लेबोरेटरीज में काम कर सकते हैं, और खुद का बायोटेक बेस्ड इंडस्ट्री भी सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यही पसंद होता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्शन है और ज़्यादा घुमाएगा नहीं, आपके लाइफ को सेटल कर देगा। लेकिन इस चीज़ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ एक रिस्क एसोसिएटेड है कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में, और बहुत सारे लोग PhD कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल में आपको वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर भी कंपटीशन मिलेगा। PhD करने का मतलब ये नहीं कि आप प्रोफेसर बन ही जाएंगे, वहाँ पे आपको कंपटीशन मिलेगा, और अगर आपका PhD सही तरीके से नहीं है या फिर बेस उतना नहीं है, तो इसका मतलब कि यू आर गोइंग टू फेस द रिजेक्शन, दैट्स द हार्ड ट्रुथ। एंड देन फेलोशिप आपको बस 5 साल के लिए है, उसके बाद आपको लाइफ को फिर से शेप देना पड़ेगा। तो ये चीज़ एक रिस्क एसोसिएटेड है इस फील्ड में, लेकिन इन सब को ओवरकम किया जा सकता है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आपको बेटर इंस्टीट्यूट चूज करना पड़ेगा PhD के लिए। दूसरा है कि PhD जो है वो 5 साल के अंदर में आपको कंप्लीट करने की पर फोकस रखनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल के बाद आपका JRF बंद हो, जो फेलोशिप है बंद हो जाएगा, और उसके बाद आपको सेल्फ फाइनेंस करने की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप मिडिल क्लास से है तो ये एक बहुत ही बड़ा बर्डन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस फील्ड में रिस्क कुछ ज़्यादा ही है आपके लिए खासकर, तो आप अपने लिए एक प्लान बी भी सेटअप करके रख सकते हैं। प्लान बी आपका वही बेसिक कोई बायोटेक बेस्ड स्टार्टअप आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि आप इस फील्ड में ही जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लान बी भी आप रख सकते हैं। हालांकि PhD के बाद प्लान बी कौन रखता है? सबके लिए दिमाग में तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रहता है, लेकिन प्लान बी होना चाहिए अगर आपको सेफ जोन में आप खुद को महसूस नहीं करते हैं। तो एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए स्कोर कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं? तैयारी करना ठीक बात है, आप स्कोर ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्कोर लाना है, बेहतर रैंक पाना है, तो उसके लिए आपको मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो 10 दिन बाद आपको सीधे ही स्कोर, मतलब कि आप ज़्यादा मेहनत से पढ़ेंगे नहीं, एक जनरल स्टूडेंट की तरह आप पढ़ेंगे और जनरल मार्क्स आएगा आपका, तो उसमें जनरल मार्क्स आएगा आपके पास, और उसमें फिर आपका रैंक बेहतर नहीं हो पाएगा। रैंक बेहतर होने से एक फ़ायदा होता है कि आपको अच्छे इंस्टीट्यूट मिल जाते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उसके लिए इंटरव्यू भी होता है, तो वो अलग चीज़ है। मोटिवेशन के लिए आपको आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया, मैंने पहले ही बता ही दिया है। साथ में ये जो दूसरा पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा काम किया है। आप सोशल मीडिया पे फॉलो करें या ना करें, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके लिए, लेकिन आपके लिए इससे फ़र्क पड़ता है। आपको क्या करना है कि अगर मोटिवेटेड रहना है, इस पर भी 2 घंटे का मैं लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन ये शॉर्टकट में है। आपको एक अल्टीमेट गोल सेट करना है अपने लाइफ के लिए। आपके जीवन का मकसद क्या होगा? ठीक है, एक ऐसा मकसद जिससे कि आपको फ़ायदा ना हो, जिससे कि ह्यूमैनिटी को फ़ायदा हो, और जो कि दुनिया के या ह्यूमैनिटी के लिए अभी जो प्रॉब्लम है उनमें से किसी एक को सॉल्व करता हो, जैसे कि गरीबी, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और बीमारी। ये सब बड़े बड़े समस्या है ह्यूमैनिटी के सामने। ठीक है, इन सब को टारगेट करके, इन सब में से किसी भी एक को आप टारगेट करके, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट भी इसी में शामिल हो जाएगा। आप इन सब में से किसी भी एक को टारगेट करके अपने आप को ह्यूमैनिटी के लिए
ये कर सकते हो, समर्पित कर सकते हो। और उसके बाद चूँकि ये बड़े गोल्स हैं, तो बड़े गोल्स को एक कदम में तो अचीव किया नहीं जा सकता, आप छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दो इसको। छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना होगा कि वो स्टेप्स में से एक स्टेप आपका GRF होगा, ठीक है। हो सकता है कि ये वो आपका पहला स्टेप ही, अगर आपने अभी ये अल्टीमेट गोल डिसाइड किया है तो GRF आपका पहला स्टेप होगा, ठीक है। अगर आप पहले से गोल डिसाइडेड है तो उसमें कहीं पर आप GRF को फिक्स कर लीजिए किसी छोटे से स्टेप में, और इसके बाद बाकी स्टेप चलते हुए आप इस गोल तक, जो अपना अल्टीमेट गोल पहुँचे हैं वहाँ तक सेट किए हैं, वहाँ तक आप पहुँचेंगे। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, आप GRF के लिए नहीं पढ़ने वाले हो, कितना भी आप दिमाग में रख लो GRF के लिए पढ़ना है, आप नहीं पढ़ने वाले हो GRF के लिए जब तक कि आपको मोटिवेशन ना मिले, ठीक है। और मोटिवेशन आती है जब आपको कोई काम करने का बोझ होता है, ठीक है, बोझ होता है तभी। तो आपको खुद से अगर कोई बोझ नहीं है, खासकर जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई ट्यूशन का, कोई कोचिंग का, किसी टेस्ट सीरीज का बोझ नहीं है, तो ये चीज़ होना ज़रूरी है आपके लिए। अल्टीमेट गोल, एक अल्टीमेट गोल जो है वो आपके ऊपर बोझ डालती है, आपके दिमाग को कहती है कि भाई तुमको इस लेवल तक पहुंचना है, और वहां तक पहुंचना है तो तुमको वहां तक पहुंचना है तो तुमको ये छोटे छोटे स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे, और उन्हीं छोटे स्टेप में से एक GRF है। तो आप अपना फुल पोटेंशियल से GRF के लिए पढ़ाई करोगे, अगर आपने अपना एक अल्टीमेट गोल डिसाइड कर रखा है। अगर आपका अल्टीमेट गोल GRF है तो फिर आप नहीं पढ़ाई करोगे, क्योंकि GRF ही आपके लिए बड़ा है। तो फिर आप यहाँ पर सोच रहे हो तो यहाँ पे पहुँचोगे। अगर आप अल्टीमेट गोल यहाँ पे रखे हो और GRF यहाँ पे है तो आप ऑटोमेटिक GRF से भी ऊपर पहुँच जाओगे, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो अपने अल्टीमेट गोल को बहुत बड़ा रखिए, और मेरा बात मानिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो आपको ज़्यादा खुशी मिलती है, इसके बजाय कि आप खुद को एंजॉय कराते हैं। तो एंजॉय करने में, जैसे कि आप अगर 100 रुपये आपके पास है, आप खुद उससे एंजॉय करते हैं तो उसमें आपको जितनी खुशी मिलेगी, या आप कुछ बहुत ही अच्छा खाना खाते हैं उससे आपको जितनी खुशी मिलेगी, तो उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी जब आप वो 100 रुपये किसी ज़रूरतमंद को डोनेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, ठीक है। ये आप खुद प्रैक्टिकल करके एक छोटे से अमाउंट के साथ भी देख सकते हैं, आप अमीर है तो बड़े से अमाउंट के साथ भी देख सकते हैं। और ये जो मेरा थ्योरी है अल्टीमेट गोल सेट करने वाला, ये इसी प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड है, ठीक है। कि आप अगर दुनिया की भलाई के बारे में सोचेंगे तो आप खुद ब खुद अपना भला करते हुए दुनिया के भलाई की तरफ पहुंच सकते हैं, ठीक है। GRF से आपका भला होगा, लेकिन GRF चूँकि एक बड़े गोल का स्टेप है जो कि दुनिया की भलाई कर रहा है, इसलिए आप खुद की भलाई के सोच कर नहीं निकालोगे GRF, आप दुनिया की भलाई करने वाले हो ये सोच कर निकालोगे। और इसलिए खुद के भलाई सोच कर जितना मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप करोगे। आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो। सोशल मीडिया का ये एक मेरा अरविंदिया आर्या नाम से मैंने जो 30 अप्रैल 2017 को पोस्ट डाला था, उसका स्क्रीनशॉट है। 30 अप्रैल 2017 जब मैं ग्रेजुएशन में था और इस दिन संडे था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में उस दिन भी आया था। और ये जो कोट है ये उसी टाइम का है कि कल की जो रियलिटी है वो आज के सपने पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप सपना नहीं देखते हैं, कोई अल्टीमेट गोल सेट नहीं करते हैं, तो कल कैसे बदलेगा। तो ये चीज़ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, एट द लास्ट दिस इज़ माई स्पेशल सीक्रेट, जिससे कि मैं डिपार्टमेंट में टॉप किया हूँ ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में मैं सेकेंड रैंक पे हूँ अभी, और GRF को मैंने बिना किसी प्रॉपर तैयारी के 6 घंटे पढ़ाई करके क्वालिफाई किया। वो 6 घंटे जो कि 4 घंटे एग्ज़ाम के जस्ट पहले और 2 घंटे एग्ज़ाम के दिन सेंटर पे मैंने पढ़ाई की थी, और वो 6 घंटे इसी से था, ठीक है। ये मेरा शॉर्ट नोट्स है जो कि ग्रेजुएशन में पढ़ाई के दौरान मैं बनाया करता था, ठीक है। ये बायोकेमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है, इधर बाकी चीज़ों की शॉर्ट नोट्स हैं। और जब मुझे ज़रूरत लगता है, कोई इमरजेंसी एग्ज़ाम होता है, कोई इमरजेंसी इंटरव्यू है, तुरंत तैयारी करने की ज़रूरत है, बाकी बहुत सारे काम हैं, लेकिन किसी साइंस बेस्ड कोई एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है जिसमें मुझे जाना है, तो मैं अपने बाकी सारे काम पे फोकस करता हूँ, और एग्ज़ाम से जस्ट 2-3 घंटे पहले या फिर 1 दिन पहले मैं इसको देख लेता हूँ। ये मेरा एक रिविज़न करवा देता है, और ये शॉर्ट नोट्स जो है ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएंगे, ठीक है। तो अगर आप अभी पढ़ाई के फेज़ में हैं, BSc या MSc कर रहे हैं, तो आप पढ़ने के साथ साथ में ये करते जाइए, ठीक है। 1 से 2 पेज में मेरा एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो जाता है इसमें। ये लगभग 40 पेज की शॉर्ट नोट्स है, और इसमें लगभग 15 से 20 सब्जेक्ट्स के आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, यानी 15 से 20 सब्जेक्ट कवर्ड मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने का भी एक तरीका है, इसमें मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज़ चलते चलते कि चलते रहना ही उत्तम है। एक बार पवन पुत्र
हनुमान जी को उनके फादर पवन ने ये मैसेज दिया था कि पूरी दुनिया चल रही है, सूरज चल रहा है, चाँद चल रहा है, धरती चल रही है, हवा चल रही है, पानी चल रही है, लोग चल रहे हैं, कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, तो फिर तुम क्यों रुके हुए हो। तो चलते रहना ही उत्तम इसलिए है कि अगर बैठने से कुछ मिलता तो फिर सब बैठे ही रहते। तो आप चलते रहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भले ही स्लो चलिए या फास्ट चलिए, ठीक है। ये मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर कुछ आपको जानना हो एक्स्ट्रा तो आप मेरे ईमेल आईडी पे पर्सनल मैसेज भी डाल सकते हैं, सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।